अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? वालेकुम अस्सलाम सर। आ रही है आवाज। ठीक है। तो आज हमारा पैथोलॉजी का डेमो लेक्चर है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वह सेलुलर अडेप्टेशंस। सेलुलर अडेप्टेशंस आपका जो पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से ये एक टॉपिक है। तो इसे आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताता जाऊंगा। तो आप इन लेक्चर के एंड तक रहना है। इसमें एमसीक्यूज भी हों तो वो भी आपको साथ साथ सोल्व करने होंगे। तो आपको अभी चाहिए कि आप अटेंटिव होकर सारा लेक्चर लें। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें तो कोई बच्चा मुझे पैथोलॉजी की डेफिनेशन बता दे। शाबाश, कोई भी बच्चा बता सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके बता दें। Study about disease. जी ठीक है। Study of ठीक है, वेरी गुड। पैथोलॉजी में हमारे पास ये मेडिसिन की साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम के डिजीज की स्टडी करते हैं। तो इसके लिए जो आपके पास बुक है वो है रॉबिन्स। रॉबिन्स की जो बुक है ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। यही आपने करनी होती है पैथोलॉजी के लिए। आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाते हैं तो अगर आप पैथोलॉजी को स्टडी करना है तो उसके रिकमेंडेड बुक्स में से ये रॉबिन्स है, इसका नाम सबसे ऊपर होगा। वैसे ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है फर्स्ट टाइम पढ़ने में, लेकिन अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए, आप कॉन्सेप्ट्स के साथ से पढ़ें तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब हम अपना बकायदा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेलुलर अडेप्टेशंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। नॉर्मली सेल्स आर इन होम्योस्टेसिस। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है, इसे आपने अच्छी तरीके से समझ लेना ताकि जो आपके पास जो बाकी सारा चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जो नॉर्मली सेल्स होते हैं वो होम्योस्टेसिस में होते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि सेल्स होते हैं ऑप्टिमल कंडीशन में। वो ऑप्टिमल कंडीशन में होते हैं, जो अपना फंक्शन है वो भी वो ऑप्टिमली परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर सेल के ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस आ जाए तो फिर क्या होता है कि जो सेल होम्योस्टेसिस में था वो अडेप्टेशन में चला जाता है। सेलुलर अडेप्टेशन, वो खुद को अडेप्ट कर लेता है। नॉर्मल सेल ऑफ होम्योस्टेसिस में है, लेकिन जब किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है उस सेल के ऊपर तो सेल जो है अपनी तरफ से कोशिश करता है खुद को इंजरी से बचाने के लिए, खुद को सेल डेथ से बचाने के लिए वो खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। और जो सेलुलर अडेप्टेशन होती हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एमसीक्यू में भी ये पूछ सकता है कि सेलुलर अडेप्टेशन आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेलुलर अडेप्टेशंस हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होती हैं। सेलुलर अडेप्टेशन रिवर्सिबल ऑन विथड्रॉल ऑफ स्टिमुलस, यानी कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं तो जो सेल था वो अडेप्ट हुआ है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। यानी कि रिवर्सिबल है, वो होम्योस्टेसिस में वापस जा सकता है अगर तो आप स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को रिमूव नहीं करते फिर क्या होता है कि फिर वो जो सेल है उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। अडेप्ट करना था उसने लेकिन उसकी एक लिमिट थी अडेप्ट होने की। अब उसकी अडेप्टेशन की लिमिट कंप्लीट हो गई है, अब वो क्या करता है कि उसको इंजरी हो जाती है। आगे जो इंजरी है वो भी फर्दर ट्रांसफर हो जाती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, या जिसे आप कह सकते हैं सेल डेथ। और सेल डेथ के हमारे पास मैकेनिज्म्स होते हैं अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो ये एक बेसिक स्कीम है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो होम्योस्टेसिस में होते हैं, वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी भी किस्म का फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है सेल के ऊपर तो सेल अपनी तरफ से कोशिश करता है खुद को बचाने की। तो इसमें कोशिश में सेल अडेप्ट करता है खुद को। सेल अडेप्ट होता है। अडेप्टेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम आगे देखेंगे। हाइपरट्रोफी सेल कर सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, इसमें मेटाप्लेजिया हो सकता है, डिस्प्लेजिया हो सकता है, एट्रोफी हो सकती है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं अडेप्टेशन के। तो खुद को अडेप्ट करेगा। और अडेप्टेशन जो होती है हमेशा रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे तो जो सेल है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल होम्योस्टेसिस में आ जाएगा। लेकिन अगर जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यू रहता है फिर क्या होगा कि फिर अल्टीमेटली वो जो उसका एंड पॉइंट होगा वो होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब है कि अब सेल को ऐसा डैमेज हो गया है कि अगर वो चाहे भी तो वो नॉर्मल अपनी होम्योस्टेसिस में नहीं आ सकता। अब उस सेल की डेथ हो जानी है, उसमें अपोप्टोसिस में हो जानी है या फिर उसमें नेक्रोसिस हो जानी है। तो ये चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। ये भी वही चीज, डायग्राम से वही चीज शो की है। सेल पे स्ट्रेस अप्लाई हुआ, सेल ने अडेप्टेशन की। जब अडेप्टेशन उसकी लिमिट कंप्लीट होगी तो आगे वो इंजरी में चला जाता है। अब इंजरी भी दो तरह की होती है, एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी, एक होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी।
रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब ये है कि सेल फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है अगर आप स्टिमुलस को जो स्ट्रेस है उसे रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर तो स्ट्रेस है वो कंटिन्यू रहता है, उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो फिर क्या होता है कि सेल अडेप्ट नहीं कर पाता और वो चला जाता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, यानी कि सेल डाई हो जाता है। तो यहाँ तक आपको ये बात सारी क्लियर हो जानी चाहिए। ये नॉर्मल सेल है, उसमें जो है वो नॉर्मल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फिर क्या होगा कि वो उसमें कोई भी किस्म का स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आने के बाद उस सेल ने खुद को अडेप्ट कर लिया, और जो अडेप्टेशंस होती हैं वो हमेशा रिवर्सिबल होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि अडेप्टेशंस की कौन सी टाइप्स हैं। तो ये 5 टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है कि कौन से अडेप्टेशंस की टाइप्स हैं। ये मैं वन बाय वन भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन एक बार ये समरी है, इसे आपने अच्छे तरीके से देख लें ताकि जो फर्दर आगे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए करना इजी हो। हाइपरट्रोफी क्या थी? हाइपरट्रोफी इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। हाइपरट्रोफी में सिंपली ये होता है कि जो सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। ट्रोफी का मतलब है ग्रोथ, यानी कि जो सेल की ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाएगी, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपली आपने ऐसे याद करना, जो सिनोनिमस आपने इसका वर्ड बना लेना, हाइपरट्रोफी का सिनोनिमस वर्ड है कि इनलार्ज्ड सेल हो जाएगा, जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। आगे है हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने समझ लेना है। हाइपरट्रोफी में मैंने आपको बताया कि जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि हाइपरप्लेजिया में सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता बल्कि सेल का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, हाइपरट्रोफी में जो सेल का है उसका साइज इंक्रीज होता है, जबकि जो हाइपरप्लेजिया है उसमें सेल का नंबर इंक्रीज होता है। तो इन दोनों में जो अपने मेन डिफरेंस है वो आपने अच्छे से याद कर लेना। हाइपरट्रोफी इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स, hyperplasia is the increase in the number of cells। एट्रोफी कह दी, ए का मतलब आपको पता है कि एब्सेंस होता है, यहाँ पे कहने पे डिक्रीज होता है, तो ट्रोफी का मतलब है ग्रोथ। एट्रोफी में क्या होता है कि सेल का जो साइज है वो कम हो जाता है, सेल की श्रिंकेज हो जाती है। एट्रोफी इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स और द श्रिंकेज ऑफ सेल्स। मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया में होता है कि वन टाइप ऑफ एपिथेलियम is transformed into another type of epithelium, यानी कि लेट करें कि एक कोलमनर एपिथेलियम से एक जगह पे वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे मेटाप्लेजिया, और ये भी एक टाइप है अडेप्टेशन की। तो लास्ट वन जो यहाँ पे है वो है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब है डी फॉर डिस्प्लेजिया और डी फॉर डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है जो सेल की एक खास अरेंजमेंट होती है, तो सेल की जब अरेंजमेंट खराब हो जाती है तो उसे आप कहते हैं कि डिसऑर्डर्ड ग्रोथ हो गया, उसमें उसमें डिस्प्लेजिया हो गया। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ ये चीजें। हाइपरट्रोफी में सेल का साइज इंक्रीज, हाइपरप्लेजिया में जो सेल का है वो नंबर इंक्रीज हो जाता है, एट्रोफी में जो सेल का साइज है वो कम हो जाता है, मेटाप्लेजिया में वन टाइप ऑफ द सेल इज अडल्ट सेल टाइप is converted into another adult cell type। इसलिए हमारे पास एपिथेलियम में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा जो मेसेनकाइमल टिश्यूज होते हैं, मेसेनकाइमल जो होगा हमारे पास इसमें भी देखने को मिलता है मेटाप्लेजिया। और डिस्प्लेजिया मैंने आपको बताया कि डिसऑर्डर्ड ग्रोथ को हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब ये डायग्राम्स कुछ हैं, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि नॉर्मल ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल है, ये नॉर्मल सेल है। अब इसमें देखें हाइपरट्रोफी में क्या मैंने आपको बताया था कि उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, इसका साइज जो है हाइपरट्रोफी में इंक्रीज हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि हाइपरप्लेजिया में हम कहते हैं कि सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे एक सेल है तो यहाँ पे उसने 2 सेल शो किए कि हाइपरप्लेजिया हो गया। एट्रोफी मैंने आपको बताया था कि सेल में श्रिंकेज हो जाती है, सेल का जो साइज है वो कम हो जाता है, तो ये देखें उसका उसने साइज कम दिखाया होगा। डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है, और मेटाप्लेजिया में देखेंगे ये हमारे पास समझेंगे शायद कोलमनर टाइप का है, तो वो देखें किसी और टाइप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मेटाप्लेजिया हो गया, उसकी टाइप है चेंज हो गई है। ठीक है, ये चीज है। एक और डायग्राम यहाँ पे है, नॉर्मल सेल में हाइपरट्रोफी में क्या हुआ कि उनका साइज इंक्रीज हो गया है, हाइपरप्लेजिया में क्या हुआ जो उनका नंबर इंक्रीज हो गया है, एट्रोफी में उनका जो है साइज कम हो गया है। और ये उसने जो है जी हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया बोथ शो किए हुए। अब यहाँ पे आप देखें कि उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है और उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं। मेटाप्लेजिया में क्या है कि वो सेल की टाइप ही हमारे पास बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं
अपने स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं एक एक चीज को, जो मैंने अभी आपको बताया, हाइपरट्रोफी बताया है, हाइपरप्लेजिया बताया, मेटाप्लेजिया। अब वन बाय वन हम उसे स्टडी करते हैं विद एग्जांपल्स। हाइपरट्रोफी का मैंने आपको बताया कि हाइपरट्रोफी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। हाइपरट्रोफी मैंने आपको बताया कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि जब सेल्स मिलते हैं, जो आपके पास आगे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से आगे आपके पास ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली उस ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, hypertrophy is an increase in the size of cells resulting in increase in the size of the organ। अल्टीमेट जो ऑर्गन है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। एक और डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, हाइपरट्रोफी में देयर आर नो न्यू सेल्स। वो कह रहा है कि बिल्कुल भी नए सेल्स नहीं आते। होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, जिनके इंक्रीज होने से अल्टीमेट जो सेल का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। Hypertrophy is an adaptive response in cells have limited capacity to divide or in non-dividing cells such as myocardium, skeletal muscle cells। अब हाइपरट्रोफी के आपने एग्जांपल्स याद कर लेंगे। आपको एग्जाम में वो ये पूछ सकता है, एग्जांपल के साथ वो पूछ सकता है कि बताएं कि स्केलेटल मसल है तो उसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेगी। आपको हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा, डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा, क्या चीज देखने को मिलेगी। तो उसका जो एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो आप कहेंगे कि स्केलेटल मसल्स में हमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। स्केलेटल मसल्स और इसके अलावा जो मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियम हमारे पास जो हार्ट के सेल्स होंगे उनमें जो हमारे पास हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वो कह रहा है कि ऐसी जगह पर हाइपरट्रोफी होती है जहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी होती है सेल की डिवाइड करने की, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। तो आपको पता ही है कि सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ सेल्स हमारे पास होते हैं लेबाइड सेल्स। लेबाइड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन की एपिथेलियम है वो कंटिन्यूसली शेड ऑफ होती रहती है और उनमें जो नए सेल्स हैं वो रिप्लेस करते रहते हैं, वो हमारे पास है लेबाइड सेल्स है हमारे पास। लेकिन कह रहा है हाइपरट्रोफी उस जगह पर होगी जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगे। जो मायोसाइट्स हैं, हार्ट के सेल्स हैं, वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो वहां पे आपको हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइपरप्लेजिया तो होने से रहा क्योंकि नॉन डिवाइडिंग है। हाइपरप्लेजिया का तो वो तो होता है ना, उसका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। अब नंबर तो इंक्रीज हो नहीं सकता, तो वो खुद को अडेप्ट किस तरीके से करता है, वो जो अपना साइज है उसको इंक्रीज कर देता है। स्केलेटल मसल्स में भी इसी तरीके से। ये माइक किसी बच्चे का थिंक सो ऑन, ठीक है। तो एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। एग्जांपल्स में है जी, हाइपरट्रोफी कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल एंड इज caused either by increased functional demand or growth factor or hormonal stimulation। अब इसमें एग्जांपल्स में भी आपने देखना है कि एग्जांपल्स में भी आपने दो में से डिवाइड कर लें। एग्जांपल्स में आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स कौन सी हैं और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी के एग्जांपल्स कौन सी हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि फिजियोलॉजिकल कौन सी होगी, फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि वो नॉर्मल फिजिक है, बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस से कोड है। पैथोलॉजिकल का मतलब है कि वो एक डिजीज प्रोसेस है, जो है वो प्रोसेस है। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगी, एग्जाम्पल इसमें आएगी स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल जो होगा वो होगा फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, यानी कि एक नॉर्मल प्रोसेस था, स्केलेटल मसल में हाइपरट्रोफी होगी। लेकिन अगर मायोकार्डियम के अंदर ड्यू टू aortic valve डिजीज या किसी भी और कंडीशन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से अगर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, मायोकार्डियम का जो हार्ट का साइज है इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी नहीं है, वो हमारे पास एक डिजीज कंडीशन है, तो उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। तो फंक्शनल डिमांड पे डिपेंड करता है कि एक मसल है, एक सेल है, उसकी फंक्शन डिमांड ज्यादा हो गई है, आगे वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से कर रहा था लेकिन अब उस पर लोड ज्यादा पड़ गया। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपकी मसल्स को इतना वेट उठाने की आदत नहीं है, तो आपके जो मसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आप वेट उठाते हैं, आपके मसल्स जो है वो उनमें जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी रिपेयर के लिए जब नए सेल्स बनते हैं तो बॉडी उन्हें अडेप्ट कर लेती है। जो सेल्स जो हमारे पास होते हैं, जब रिपेयर का प्रोसेस होता है तो सेल वो हाइपरट्रोफी वाले होते हैं, उनका जो साइज है इंक्रीज होता है। वो साइज इंक्रीज इसलिए होता है ताकि वो जो मजीद आगे वो फंक्शन उनकी डिमांड है उस डिमांड को वो पूरा कर सके।
हाइपरट्रॉफी ये देखें कि फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल मैंने आपको बताया कि स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी, पैथोलॉजिकल मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास है मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी, हार्ट की जो हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो रही है ड्यू टू हाइपरटेंशन और एओर्टिक वाल्व डिजीज, तो वो हमारे पास एक डिजीज कंडीशन है। अगेन ये सारी बातें जो मैंने आपको जुबानी बताती हैं वही चीजें ये लिखी हुई हैं। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में उसने एक यहाँ पे मजीद एग्जांपल लिखी हुई है, ग्रोथ ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये भी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक डिजीज प्रोसेस नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि जो बेबी है उसे अकोमोडेट किया जा सके। तो उसका जो साइज है इंक्रीज होता है, जो सेल्स एंडोमेट्रियम के हैं वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, उनका जो साइज इंक्रीज हो जाता है। तो उस ये भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी है वो भी हमारे पास जो है वो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल है। ये इस पिक्चर में उसने शो किया हुआ है स्केलेटल मसल की हाइपरट्रॉफी को। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी मैंने आपको बताया वो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। कार्डिक enlargement that occurs with hypertension or aortic valve disease। अब यहाँ तक बच्चे आपको सारी बातें क्लियर हैं तो मुझे बताएं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes, sir. Clear. चलें ठीक है, अब ये कुछ ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एमसीक्यूज हैं। तो जो भी मुझे बताना चाहता है वो बता दे, इस एमसीक्यू को क्या प्रोडक्ट आंसर बनेगा। Increase in cell size without increase in number. B sir. जी, कोई और बच्चा बताना चाहता है वो भी बता दे। So B. Beta. जी जी, शाबाश, वेरी गुड, आप सबने सही बताया। इसका बनेगा हमारे पास जो आंसर है वो बीटा बनेगा। वो कह रहा है कि हाइपरप्लेजिया के साथ अगर आप उसका करते हैं तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है उस कंपैरिजन में। तो हाइपरट्रॉफी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा। नंबर इंक्रीज होता है वो होता है हाइपरप्लेजिया। अच्छा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हाइपरट्रोफी में क्या है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। हाइपरप्लेजिया में क्या है कि सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसका बताएं शाबाश बच्चों। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप दूर से करेंगे तो हो जाएगा ये भी। शाबाश, जल्दी से बताएं बच्चों, तो लेक्चर का टाइम भी पता नहीं पड़ेगा। गलत भी बता देंगे, कोई मसला नहीं है, बस आंसर अपनी तरफ से जो आपको सही लग रहा है वो करें। Charlie. शाबाश, वेरी गुड, उसका चार्ली बनेगा। अब इसमें हिंट क्या आती है, वो हिंट ये है कि वो कह रहा है स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी। तो स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी आपको पता है कि स्केलेटल मसल जो होते हैं, जो ट्राइसेप एग्जांपल है स्केलेटल मसल की, वो हमारे पास स्मूथ मसल नहीं है, वो एक स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल में जो हाइपरट्रोफी होगी वो उसका पूछ रहा था, ना कि मतलब वो पूछा स्मूथ मसल के हाइपरट्रोफी की जो हमारे पास है वो ना हो। तो उसमें जो हमारे पास है वो ट्राइसेप्स का एग्जांपल है, जो स्केलेटल मसल है, तो उसमें हाइपरट्रोफी वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब हम हाइपरप्लेजिया को देख लेते हैं। हाइपरप्लेजिया इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन organ that stems from the increased proliferation either of differentiated cells or in some instances less differentiated progenitor cells। सिंपली मैंने आपको बता दिया, उसमें बस इसमें मुश्किल वर्डिंग में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको आसानी से वो सारी चीजें बता दी। हाइपरप्लेजिया में सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली जो हमारे पास है जो ऑर्गन का साइज भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और हाइपरप्लेजिया में ऐसे सेल भी देखने को मिलेगा जो कि काफी लिबाइल होंगे, यानी कि काफी अच्छे तरीके से अपनी डिवीजन कर सकते होंगे। Hyperplasia takes place if the tissue contains cell populations capable of replication। वही बात है कि ऐसी जगह पर होगा हाइपरप्लेजिया जहां पर सेल की ऐसी पॉपुलेशंस होंगी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रेप्लिकेट कर सकती हों। एग्जांपल्स,
हाइपरप्लेजिया कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब इसमें भी हाइपरप्लेजिया जो हमारे पास है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। बोथ कंडीशन में क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर एक्ट कर रहे हैं, जो सारा मैकेनिज्म उसके बिहाइंड है। हाइपरप्लेजिया कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दो उसने मेंशन की हुई है। The two types of physiological hyperplasia are hormonal hyperplasia and compensatory hyperplasia। अब हार्मोनल हाइपरप्लेजिया जो है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ जो है हमारे पास हार्मोन्स के एक्ट कर रहा है। इसमें एग्जांपल है कि जो फीमेल ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना एट प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ब्रेस्ट का जो साइज इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि हाइपरप्लेजिया सेल का जो हमारे पास नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, ना कि यहाँ पे हमारे पास हाइपरट्रोफी देखने को मिली। यहाँ पे सेल का जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होगा। सेल के नंबर के इंक्रीज होने से अल्टीमेटली ये होगा कि जो हमारे पास एक ऑर्गन है, टिश्यू है, उसका साइज भी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में एग्जांपल है कि फीमेल ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया है वो भी एक फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, और इसमें एग्जांपल इसमें दी है लीवर की एग्जांपल दी है। लिवर का आप बखूबी जानते हैं कि लिवर हमारा एक स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू ऑर्गन है हमारे पास, जिसे आप अगर रिजेक्ट करते हैं, उसकी रिजेक्शन करते हैं, इसका थोड़ा सा कोई पार्ट रिमूव करते हैं या एक्सीडेंट उसका कोई पार्ट खुद ब खुद ही लॉस हो जाता है उसका, तो जो लिवर है उसमें एक कैपेसिटी है कि वो अपना जो खोया हुआ हिस्सा है उसे दोबारा रीजनरेट कर सकता है। तो ये उसमें मतलब कि उसमें रिमार्केबल ये एक कैपेसिटी है लिवर में कि अगर उसका कोई भी पार्ट रिमूव होता है तो वो दोबारा उसमें सारी ग्रोथ हो जाती है और वो अपना साइज जो है वो अपना नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। दोनों जो है ये फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल भी हमने देख लिया, कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसमें जो एग्जांपल है काफी समझने वाले एग्जांपल है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर, उसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है। तो ये हाइपरप्लेजिया का होना ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। वो किस तरीके से है, वो कह रहा है कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन्स हैं जो कि एक्ट करते हैं यहाँ पे, तो उनका जब बैलेंस खराब हो जाता है तो तब क्या होता है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और उसकी वजह से जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से मुराद ये है कि एक तो है कि नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर यूट्रस के अंदर एक उसका साइज इंक्रीज हुआ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसका साइज इंक्रीज हुआ है तो उसमें हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो गया। लेकिन अगर इस कंडीशन की वजह से हो रहा है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो है वो लेवल डिस्टर्ब हो गया है, उसके नतीजे में हमें एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास जो है ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये हमारे पास एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जांपल आएगी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की। अब ये जो ये बोर्ड में चीजें लिखी हुई हैं ये आपके लिए समझना जरूरी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। The hyperplastic process remains controlled, the signals that initiate it abate and the hyperplasia disappear। हाइपरप्लेजिया क्या है, अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल इस तरीके से होती है कि जब एक स्ट्रेस जो है स्टिमुलस है उसे आप रिमूव कर देते हैं तो सेल अपने नॉर्मल होमोस्टेसिस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस नहीं आता, यानी कि उसे जो है डैमेज काफी ज्यादा हो गया, उसे इंजरी हो गया या समझने कि वो कैंसर में आगे ट्रांसफर हो गया, तो वो हमारे पास अडेप्टेशन नहीं है। कैंसर हमारे पास एक अडेप्टेशन नहीं है, कैंसर तो हमारे पास एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो हाइपरप्लेजिया में और जो है कैंसर में उन दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। हाइपरप्लेजिया में ये चीज है कि हाइपरप्लेजिया में अगर आप स्टिमुलस को स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, उसको ट्रीट कर देते हैं, तो सेल्स जो है जो टिश्यू है ऑर्गन है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। लेकिन कैंसर में ये होता है कि अगर एक बार किसी भी टिश्यू में किसी भी बॉडी में अगर कैंसर स्टार्ट हो जाता है तो कैंसर जो है वो वापस रिवर्सिबल नहीं होता। एक बार अगर सेल वो है वो प्लास्टिक हो गया है अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है, हाइपरप्लेजिया और जो है हमारे पास कैंसर में, कि हाइपरप्लेजिया में है स्ट्रेस रिमूव करें सेल नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, कैंसर में ये है कि सेल अपनी वापस नॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता। फिर उसने एक और बात यहाँ पे लिख दिया कि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में कॉन्स्टिट्यूट फर्टाइल सॉइल इन व्हिच कैंसर कैन अराइज। अब फिर उसने यकीन दहानी भी आपको ये करवा दी है कि ठीक है कि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हमारे पास जो है वो एक अडेप्टेशन है, रिवर्सिबल है, लेकिन
वो एक ऐसा माहौल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जहां पर कैंसर जो है वो पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लेट करें है, अब किसी वुमन को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, आपको उसका पता चल जाता है, शिनाख्त हो जाती है, तो आप उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करें। अगर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, स्टिमुलस वो पीछे से जो है स्ट्रेस है वो कंटिन्यू रहता है, उसकी इंटेंसिटी भी काफी रहती है, तो वो आगे फिर है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कैंसरस कंडीशन में। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। तो ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम शो की हुई है, ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इसमें देखिए उसका साइज भी है जो वो इंक्रीज हो गया। अब हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया जो है वो दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रेविड यूट्रस, यूट्रस इन प्रेगनेंसी को हम कहते हैं ग्रेविड यूट्रस। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस होता है उसमें हाइपरट्रोफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। ये बात आपने जो है अच्छी तरीके से ये एमसीक्यू के लिए याद कर लेनी है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हाइपरट्रोफी भी होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। तो आपने कहना कि प्रेग्नेंट वुमन में जो यूट्रस है, जो ग्रेविड यूट्रस है, उसमें हाइपरट्रोफी भी होगी, वहां पे जो सेल्स उनका साइज भी इंक्रीज होगा, जो हमारे पास है उनका नंबर भी इंक्रीज होगा, यानी कि हाइपरट्रोफी भी होगी, हाइपरप्लेजिया भी होगा। अब इस एमसीक्यू का आंसर है शाबाश बच्चों, बताओ इसका आंसर। बी। जी शाबाश। क्योंकि बी वाला जो है वो तो हाइपरट्रोफी होता है, इसमें जो इफेक्टिव सेल है उसका साइज इंक्रीज होना। यहाँ पे इसमें पूछा है कि हमारे पास हाइपरप्लेजिया के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होता, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका बताएं। बी। शाबाश। बाकी बच्चे भी कोशिश करें आंसर करने की। ए ट्रॉफी, मेरे ख्याल से ए ट्रॉफी तक हमारा होगा, मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला होगा। तो ए ट्रॉफी का हम देख लेते हैं, हमने हाइपर ट्रॉफी भी कर लिया, हाइपरप्लेजिया भी कर लिया, अब हम देखते हैं ए ट्रॉफी। तो व्हाट इज ए ट्रॉफी? ए ट्रॉफी इज द shrinkage in the size of the cell by the loss or cell substance and is known as atrophy। atrophy में सेल का जो साइज है वो कम हो रहा है, सेल में श्रिंकेज हो रही है। एट्रोफिक सेल्स आर नॉट डेड। तो कह रहा है कि एट्रोफिक सेल्स का फंक्शन तो कम हो सकता है, उनका फंक्शन तो खत्म हो सकता है, लेकिन वो डेड नहीं होते। उनका फंक्शन में भी लेस हो जाए लेकिन वो डेड नहीं है, सब डेड सेल्स नहीं कह सकते एट्रोफिक सेल्स को। मैकेनिज्म इसके पीछे क्या होता है? मैकेनिज्म इसमें होता है कि डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स और इंक्रीज्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन इन द सेल्स। अब एक सेल है उसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होता है वो ही नहीं हो रही, अब प्रोटीन रिक्वायर है सेल को ग्रोथ के लिए, अब प्रोटीन ही कम बन गया तो सेल क्या होगा, वो एट्रोफी में चला जाएगा, उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा। अगर तो है प्रोटीन अच्छी तरीके से बन रही है लेकिन उसकी डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रही है सेल के अंदर, तो प्रोटीन बन तो रही है लेकिन वो जो हमारे पास है वो डिग्रेड उससे भी ज्यादा हो रही है, तो उससे भी हमारे पास क्या होगा कि अल्टीमेटली प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा और जो हमारे पास है हमें एट्रोफी देखने को मिलेगी। एट्रोफी भी फिजियोलॉजिकल होती है और पैथोलॉजिकल भी होती है। Causes of atrophy: decreased workload, immobilization of the limb to permit healing of a fracture। ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है एट्रोफी की। हमारा जब एग्जाम हुआ था तो हमें ये सिनेरियो पेपर आया था पैथोलॉजी का, तो उसमें उसने ये सारा सिनेरियो बता के ना, एक लड़का है उसका फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद उसे आपने बेड रेस्ट की, डॉक्टर ने कहा था फॉर एग्जाम्पल उसे 3 से 4 महीने आपने कहा कि आपने बेड रेस्ट करनी है क्योंकि उसकी लेग का फ्रैक्चर हो गया ताकि वो हील अच्छे तरीके से हो सके। तो वो कहता है कि बताएं कि 3-4 महीने के बाद उसकी जो लेग है उसमें आपको क्या चेंजिंग देखने को मिलेगी या क्या अडेप्टेशन देखने को मिलेगी। तो आप डिफरेंट ऑप्शन थे कि हाइपरट्रोफी होगी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, तो उसका करेक्ट आंसर बनता है एट्रोफी होगी। अब एट्रोफी क्यों होगी? अब एट्रोफी में ये है कि डिक्रीज वर्कलोड। अब आपने उसे बेड रेस्ट पे रख दिया था तो आपने अपनी जो लेग है उसे काम नहीं लिया, वो इमोबिलाइज रही है इतनी देर के लिए, तो इसलिए उसमें जो है उसकी फंक्शनल जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली जो उसका साइज है वो भी जो हमारे पास है कम हो जाए, यानी कि एट्रोफी हो जाती है। तो डिफरेंट काजेज हैं, ये आपने याद कर लेंगे। लॉज ऑफ इनोवेशन,
इससे मुराद है कि नर्व सप्लाई उसकी कट गई है, किसी भी आपको कहने के ऑर्गन की नर्व सप्लाई कट जाती है तो वो भी एट्रोफी में चला जाता है। हाइपोक्सिया हो जाता है किसी टिश्यू में तो वो भी एट्रोफी में चला जाता है। एजिंग के साथ साथ भी कुछ हमारे पास है जो एट्रोफी देखने को मिलती है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी एट्रोफी होती है। लॉज ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, आपके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो उसकी वजह से भी अल्टीमेटली हमें एट्रोफी देखने को मिलती है। तो इसमें से जो पैथोलॉजिकल हमारे पास होने की वो ये देखें, लॉज ऑफ इनर्वेशन। जो लॉज ऑफ इनर्वेशन जो हमारे पास है ये हमारे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल है पैथोलॉजिकल एट्रोफी की, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है ना, ये नर्व सप्लाई है उसकी कट गई है जिसकी वजह से जो हमारे पास है एट्रोफी देखने को मिल रही है। फिजियोलॉजिकल में कौन से एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एट्रोफी ऑफ ग्रेन्स इन द ओल्ड एज में जाके जो ग्रेन्स उनका जो साइज है कम हो जाएगा, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, डिजीज प्रोसेस नहीं है। थाइमस का आपको पता है कि थाइमस ग्लैंड है उसमें एट्रोफी हो जाती है, शुरू में जो होता है वो साइज का ज्यादा होता है लेकिन वक्त के साथ साथ उसका साइज कम हो जाता है। सिनाइल एट्रोफी में है कि आप कह लें कि सिनाइल एट्रोफी है कि एज के साथ आपके जो है समझने के फॉर एग्जांपल जो ब्रेन का है साइज वो कम होना शुरू हो जाता है, उसमें एट्रोफी हो जाती है। तो वो आपके पास एक वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आपकी एजिंग के साथ साथ आपको ये चीजें डिफरेंशियल एडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। अब इससे एमसीक्यू को आंसर करें। ए। शाबाश, इसका एट्रोफी आएगा। टाइम मेरे ख्याल से अब 3 से 4 मिनट रह गए हैं, तो अगर किसी को भी समझ नहीं आए तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। तो कोई किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी भी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यानी कि क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आयशा गुल, आप अगर अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कौन से कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं डीजी खान से हूँ, डीजी के एमसी से। ठीक है। और ये इन्फिनिक्स हॉट 12 ये कौन है, आपका कॉलेज कौन सा है? मरियम गुल, आप बता दें। जी सर, आई एम मरियम गुल फ्रॉम डीजी केएमसी। ठीक है। मीरू, आपका कौन सा कॉलेज है? आपको आवाज आ रही है मीरू? आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें खैर, सुमेरा, अरशद आप बता दें। सर मैं आरएमयू से हूँ। ठीक है। तो बच्चों ये आज का हमारा एक डेमो लेक्चर था पैथोलॉजी का। ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं, ये 6 सब्जेक्ट जो हमने करने हैं आपको करवाने हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बिहेवियर साइंसेस और कंप्यूटर। ये हमने आपको 4 मंथ के सेशन के दौरान आपको इंशाल्लाह ये कंप्लीट सिलेबस हम करवा देंगे। उसके हमने जो फी है वो रखी है 3000। तो अगर तो स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें लेक्चर्स की समझ आ रही है, उन्हें लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, आप सिंसियर होना चाहते हैं, क्योंकि यूएचएस का आपका भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो यूएचएस में बहुत ही टफ एक कंपटीशन होता है। यूएचएस पेपर काफी दफा मुश्किल बना देता है, काफी स्टूडेंट्स की सप्लीज भी आती हैं। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हमारे पास जो भी बच्चे आए तो हम उन्हें बेहतरीन तरीके से सारा काम समझाएं, सारा अच्छे तरीके से करवाएं, उन्हें बेहतरीन स्लाइड्स दें, उन्हें बेहतरीन टीचर्स प्रोवाइड किए जाएं और एक अफोर्डेबल फीस पे। अब ये फीस है ये भी ज्यादा नहीं है, 4 महीनों के सेशन के लिए हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं। जिसमें अब टीचर्स हैं उनके भी उन्होंने टाइम देना होता है, उन्होंने भी अपनी मेहनत की होती है तो उनका भी पार्ट बनता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट ने भी पे किया हो तो वो भी आगे से सिंसियर होता है। जिस सुमेरा अरशद आपने हैंड रेस किया, कोई क्वेश्चन है आपको?
सर मैंने ये पूछना था कि जो आपने पढ़ाया है इसकी टेस्टिंग होती रहेगी? जी, ऐसा हम करेंगे, अगर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है तो हम उसका टेस्ट अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम कोशिश करेंगे आपके साथ साथ टेस्ट भी अरेंज करें। लेकिन इसमें एक और मजीद चीज़ भी है कि आपका दिसंबर में एक सेपरेट टेस्ट सेशन होता है, उसमें हम समझने के 30 डेज में आपके सारे सब्जेक्ट्स के हम टेस्ट लेते हैं और उसकी फी भी सेपरेट सेपरेट होती है। उसमें हम डिस्कशन भी उसकी करते हैं। पूरा आपका महीना उसमें हम टेस्ट लेते हैं, उसकी डिस्कशन